अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, दैट इज़ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और डीकंस्ट्रक्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, तो आपने हर बात को फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखिएगा ताकि आपका कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्किप ना हो जाए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड अगर आपने ये चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो हमारा दूसरा चैनल जिसका नाम लिटरेरी रेसिपी है उसको सब्सक्राइब करने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एनी हाउ, टाइम को वेस्ट किए बगैर जो हमारा आज का लेक्चर हम करते हैं शुरू, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और डी कंस्ट्रक्शन। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियसली एक लिटरेरी थ्योरी पढ़ी थी विच इज स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म के रिएक्शन में हमारे पास एक और थ्योरी आई, उसको हम लोग पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। इसको डीकंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। डीकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? डी मीन्स ब्रेक कर देना, किसी चीज को तोड़ देना, तो मीन्स ब्रेकिंग डाउन, तोड़ देना। टेक्स्ट से मीनिंग एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? टेक्स्ट को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको रीड करते हैं, हम रीराइट करते हैं। यानी एक ऐसी थ्योरी जिसके अंदर टेक्स्ट की क्लोज रीडिंग की जाती है। किस पर्पस के लिए? इस पर्पस के लिए ताकि ये बात हाईलाइट की जाए कि टेक्स्ट के अंदर जो मीनिंग्स हैं वो कंट्राडिक्टरी होते हैं, वो यूनिफाइड और लॉजिकल होल नहीं होते। और जब भी हम लोग को एग्जामिनेशन के अंदर यानी कि एग्जाम्स के अंदर पूछा जाए कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या है या डीकंस्ट्रक्शन क्या है, तो दोनों सेम ही थ्योरी होती हैं। हम लोग इस थ्योरी को इन डिटेल में पढ़ने से पहले जो इस थ्योरी के मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि स्क्रीन पे आप नेम्स देखें, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इसमें आते हैं, जैसे कि सिग्निफिकेंस, डिफरेंस, राइटिंग, ट्रांसजेंडरल सिग्निफाइड, टेक्स्ट, डिस्कोर्स, आइडियोलॉजी, सो ऑन। मतलब जितने भी ये कॉन्सेप्ट्स हैं पहले इनको इन डिटेल डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारे पास पहली टर्म है सिग्निफिकेशन। सिग्निफिकेशन क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे बात की जाती है कि व्हाट लैंग्वेज डज, लैंग्वेज क्या करती है। लैंग्वेज एक एक्टिव ऑन गोइंग प्रोसेस होता है मीनिंग प्रोड्यूस करने का। और फर्डिनेंड डी सोशोर, आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चरलिज्म में इनका नेम। इनके अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज है वो दो चीज़ों से मिलकर बनती है, एक सिग्निफायर से, दूसरा सिग्निफाइड से। और सिग्निफायर जो होते हैं वो साउंड इमेजेस होते हैं, और सिग्निफाइड जो है वो मेंटल कॉन्सेप्ट को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वर्ड बताती हूँ आपको। वर्ड है जी हमारा ट्री। अब इस ट्री का वर्ड सुन के आपके माइंड के अंदर एक पिक्चर आ गई होगी। वो जो पिक्चर माइंड में आई है, वो जो मेंटल कॉन्सेप्ट आपका है, उसको हम सिग्निफाइड करेंगे, ठीक है। और जो हमारा ये वर्ड ट्री है ये हमारा सिग्निफायर होगा। मैंने ऑलरेडी इसको इन डिटेल स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर बताया है, और आपने उस थ्योरी को लाजमी सुनना है क्योंकि दे बोथ आर लिंक्ड। कि आपको स्ट्रक्चरलिज्म का पता होगा तो आप पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। तो मैं दोबारा इसको मॉडिफाई कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला रेड, रेड मेरा क्या आ गया? सिग्निफायर। वो द फिजिकल एग्जिस्टेंस को हम लोग सिग्निफायर कहते हैं। और उसको लेके जो मेंटल कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है, एप्पल आ गया आपके माइंड के अंदर, या आपके माइंड के अंदर ट्रैफिक लाइट आ गई, ठीक है। जो भी मेंटल कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आया है ना, दैट इज सिग्निफाइड। तो फर्डिनेंड डी सोशोर ने क्या कहा था कि लैंग्वेज जो है वो दो चीज़ों को कंबाइन बन के करके बनती है। एक होता है सिग्निफायर, दूसरा होता है सिग्निफाइड। और ये सिग्निफायर और सिग्निफाइड मिलकर साइन बनाते हैं। और साइन क्या करता है? साइन चीज़ों को सिग्निफाई करता है। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि फर्डिनेंड डी सोशोर ने कहा था कि जो साइंस और थिंग्स होती हैं, इनके दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है वो आर्बिट्रेरी होता है, मतलब टेम्परेरी होता है। और सिग्निफिकेशन के कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोगों ने यही जो फर्डिनेंड डी सोशोर हैं उनका कॉन्सेप्ट ऑफ साइन, सिग्निफायर एंड सिग्निफायर डिस्कस करना है। यानी कि जो हम लोगों ने स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर इन डिटेल डिस्कस किया था वो सारी डिस्कशन यहाँ पे होगी। क्लियर? ये थी हमारी फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है हमारी डिफरेंस की। अब डिफरेंस जो है ना, ये वर्ड दो वर्ड से मिलके बना है, एक है डेफर और दूसरा है डिफर, ठीक है। इन दो वर्ड से मिलकर बना है। डिफर का मतलब है नॉट द सेम, जो कि एक जैसा नहीं है, नॉट अलाइक, ठीक है। और डेफर का मतलब होता है टू पोस्टपोन, टू डिले, और टू गेट समवन एल्स टू डू इट। ये डिफर और डेफर दोनों वर्ब हैं।
क्लियर? कि मतलब डिफर का मतलब क्या है? नॉट सेम, जो एक जैसे नहीं है, नॉट अलाइक। और डेफर का मतलब क्या है? पोस्टपोन करना, डिले करना, और टू गेट समवन एल्स टू डू इट, कि कोई और इसको आके कर ले। अगर हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या डेफिनेशन आती है? हमारे पास डेफिनेशन ये आती है कि जो मीनिंग होते हैं ना, वो हमेशा सेम नहीं होते। मीनिंग जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। मीनिंग डिपेंड करते रहते हैं सिचुएशन के ऊपर। यानी कोई भी मीनिंग फाइनल मीनिंग नहीं होता। सिचुएशन चेंज, मीनिंग चेंज, कल्चर चेंज, मीनिंग चेंज। और इस टर्म के अंदर ये भी कहा गया है कि हम लोग साइन से, साइन क्या है? सिग्निफायर, सिग्निफाइड, ठीक है। कहते हैं हम लोग सिग्निफायर और सिग्निफाइड से, मतलब साइन से, कभी भी जो 100% श्योर मीनिंग होता है ना, वो नहीं गेन कर सकते। हम लोग कभी भी एक बुक, एक टेक्स्ट, या हमारा दोस्त हमें क्या कह रहा है, उसके वर्ड्स को 100% अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। कहता है नो मैटर हाउ हार्ड वी ट्राई, हम कितनी सख्त कोशिश कर ले, इवन हमारे खुद के वर्ड्स भी जो हम कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते। क्लियर? कि मीनिंग स्टैटिक नहीं है, मीनिंग फिक्स नहीं है, मीनिंग चेंज होते रहते हैं, जैसे कि नॉट अलाइक एंड पोस्टपोन। मीनिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदलते रहते हैं। कभी भी 100% ना अंडरस्टैंड किए जाते हैं, ना कन्वे किए जा सकते हैं, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट दिया किसने था? जैक डेरिडा ने, जिन्होंने कहा था कि लैंग्वेज नेवर होल्ड्स ऑन टू मीनिंग और मेक्स इट स्टे पुट, कम्युनिकेशन इज एन इनफाइनाइट चेन ऑफ डिफरेंस। ठीक है, तो मीन्स लैंग्वेज जो है वो कभी भी सेम नहीं होती, मीनिंग्स कभी भी सेम नहीं होते, ये सिचुएशंस के अकॉर्डिंग डिफर करते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं। ठीक है, तो ये कहा था जैक डेरिडा ने, और ये इनकी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। और जैक डेरिडा एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट और एक बहुत इम्पॉर्टेंट डीकंस्ट्रक्शनिस्ट थे। इवन जो टर्म डीकंस्ट्रक्शन है वो टर्म भी जैक डेरिडा ने ही काउंट की थी, कॉइंड की थी। क्लियर? अब थर्ड टर्म है राइटिंग। राइटिंग एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। हमने जब स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ा था तो हम लोगों ने स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर देखा था कि वहाँ पे स्पीच के ऊपर एम्फसाइज किया गया था कि जो स्पीच है वो मैटर करती है, स्पीच आपकी लर्निंग के लिए हेल्पफुल होती है। वहाँ पे स्पीच को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई थी, और जो हमारे पास राइटिंग था उसको सेकेंडरी लेवल पे रखा गया था। जबकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर राइटिंग को बहुत एम्फसाइज किया गया है। इवन के डेरिडा कहते हैं, अगेन डेरिडा का नाम इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था ना आपको, बार बार आपको सुनने को मिलेगा कि राइटिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस स्टफ तक लिमिटेड नहीं है जो कि रिटन फॉर्म में आपको मिलता है, बल्कि जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, ये सब भी राइटिंग ही है। इवन कि वो कहते हैं कि जब बच्चा लर्निंग सीखता है, बोलना सीखता है, तो पहले उस वर्ड को वो राइट डाउन करता है। कहाँ पे? अपने ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे राइटिंग को एम्फेसाइज किया गया है कि अगर पूछा जाए आपसे कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अकॉर्डिंग राइटिंग का क्या सिग्निफिकेंस है, तो आपने बताना है कि राइटिंग की बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, और इनके अकॉर्डिंग राइटिंग जो है वो प्राइमरी लेवल पे आती है और जो स्पीच है वो सेकेंडरी लेवल पे आती है। इवन के ये भी कहते हैं कि स्पीच और राइटिंग दे बोथ आर इक्वलेंट, वो इक्वल भी है। कैसे? कहते हैं राइटिंग है तो स्पीच है, और राइटिंग के बगैर आप स्पीच नहीं कर सकते, क्योंकि whenever we learn something, हम जब भी पहले कुछ सीखते हैं, इट इज फर्स्ट रिटन इन ब्रेन देन स्पीक, पहले ये ब्रेन में लिखा जाता है फिर ये बोला जाता है। तो यहाँ पे राइटिंग सुपीरियर देन स्पीच। अब हमारे पास फोर्थ कॉन्सेप्ट है विच इज ट्रांसडेंटल सिग्निफाइड। ये क्या होता है? ट्रांसडेंटल का मतलब होता है बियॉन्ड। ठीक है, अब होता क्या है, हमने जैसे कि पहले डिस्कस किया कि डेरिडा कहता है, डीकंस्ट्रक्शनिस्ट कहते हैं, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं कि लैंग्वेज जो है वो नेवर ट्रांसमिट्स मीनिंग परफेक्टली। कभी भी आपको परफेक्टली उससे मीनिंग नहीं मिल सकते। यहाँ पे कोई भी एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं होता। नो वन कैन रीच टू द एब्सोल्यूट ट्रुथ, कोई भी एब्सोल्यूट ट्रुथ की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि
टाइम चेंज, मीनिंग चेंज। व्हाट इज ट्रू टुडे कैन बी फॉल्स टुमारो। जो आज सच है वो कल झूठ हो सकता है, जो कल सच होगा वो आज झूठ हो सकता है। तो नथिंग इज फिक्स्ड, देयर इज नो फिक्सिटी। इवन के कोई भी इंडिविजुअल की इंटरप्रिटेशन की बात की जाए, बुक्स को लेके, पोएम्स को लेके, ये भी डिफरेंस रखती हैं, ये भी रिलायबल नहीं होती, क्योंकि उनके भी मीनिंग्स जो है वो वैरी करते हैं, एक जैसे मीनिंग्स नहीं रहते। ठीक है, लेकिन एक टाइम पे जब कोई एक पर्सन पढ़ रहा है उस टाइम वो ट्रुथ है, सेकेंड टाइम पे वो पढ़ रहा है वो फॉल्स हो गया। तो डेरिडा कहते हैं जिस टाइम पे, जिस दिन पे जो सच की हैपनिंग हुई है, वट एवर द ट्रूथ ऑफ द डे हैपन्स टू बी, जो भी डे का ट्रूथ हो रहा है, उस ट्रूथ को उन्होंने ट्रांसडेंटल सिग्निफाइड का नाम दिया है। वैसे तो ट्रूथ एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जिस टाइम पे जो ट्रूथ हुआ है, ठीक है, ट्रूथ ऑफ द डे, वो चीज़ है ट्रांसडेंटल सिग्निफाइड। क्लियर हो गया। देन है टेक्स्ट। अब हमारे पास ये सबसे इंपॉर्टेंट नेम वो है रोनाल्ड बार्ट्स का, RONALDBARTHES। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, आपने पहले भी पढ़ा होगा स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर भी इसको। तो इन्होंने क्या कहा, इनके मुताबिक और डिकंस्ट्रक्शनिस्ट के मुताबिक, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट के मुताबिक, टेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंस रखती है। इन्होंने कहा टेक्स्ट जो है ना वो एक एक्टिविटी है प्रोडक्शन की। टेक्स्ट अकेली बहुत से मीनिंग्स कैरी करती है। इवन रोनाल्ड बार्ट का एक वर्क है वो है डेथ ऑफ द ऑथर, ठीक है, ऑथर की डेथ, जिसमें इन्होंने टेक्स्ट की इम्पोर्टेंस को एम्फेसाइज किया है। और जब मैंने बात की कि रोनाल्ड बार्ट ने कहा कि टेक्स्ट क्या है, एक एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये था कि रोनाल्ड जो थे वो कहते थे कि रीडिंग और टेक्स्ट और राइटिंग का टेक्स्ट, इन दोनों के अंदर में कोई भी फ़र्क नहीं होता। जब एक रीडर टेक्स्ट से इंटरेक्ट करता है तो रीडिंग और राइटिंग जो दोनों एक्टिविटीज़ ब्लेंड हो जाती हैं। कहते हैं जब आप बैठते हैं, आप एक किताब पढ़ते हैं, जब आप किताब पढ़ते हैं तो आप ऑथर की लाइफ, उसके हिस्टोरिकल इवेंट्स, जिस इवेंट्स पे नॉवल बेस कर रहा है वो सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो रिव्यूअर्स ने उसके बारे में, किताब के बारे में कहा, वो सब कुछ, कहते हैं सारी चीज़ें जो है ना वो टेक्स्ट का ही पार्ट बन जाती हैं। तो इन शॉर्ट इनके अकॉर्डिंग हर चीज़ ही टेक्स्ट है, एंड टेक्स्ट जो है वो ग्रेटर सिग्निफिकेंस रखती है। ऑथर की इतनी सिग्निफिकेंस नहीं, रीडर की इतनी सिग्निफिकेंस, जितनी सिग्निफिकेंस जो है वो टेक्स्ट की है। हाँ, रीडर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि रीडर ने डीकंस्ट्रक्ट करना है टेक्स्ट को। रीडर ने टेक्स्ट से मीनिंग्स जो हैं वो निकालने हैं, लेकिन मीनिंग्स जो हैं वो फिक्स नहीं होते। फिर नेक्स्ट हमारे पास डिस्कोर्स। और डीकंस्ट्रक्शनिस्ट और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट के अकॉर्डिंग डिस्कोर्स जो है वो लैंग्वेज एक्टिविटी है, और लैंग्वेज एक्टिविटी के अंदर स्पीच एंड राइटिंग टुगेदर, ये दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं। क्लियर। फिर है हमारे पास नेक्स्ट वो है आइडियोलॉजी। जो आइडियोलॉजीज होती हैं वो कल्चरल क्रिएटेड होती हैं और इनको डिस्कोर्स से बनाया जाता है। मतलब आइडियोलॉजीज जो होती हैं वो कल्चरल होती हैं और इनको डिस्कोर्स से ही क्रिएट किया जाता है। जिसके पास डिस्कोर्स होगी, स्पीच एंड राइटिंग टुगेदर होगा, वो अपने डिस्कोर्स को यूज़ करते हुए ही आइडियोलॉजीज को क्रिएट कर सकता है। आइडियोलॉजी बेसिकली होती है द वे थिंग्स आर एंड ought टू बी, कि चीज़ें कैसी हैं, उनको कैसा होना चाहिए। फिर है हमारे पास सिमुलेक्रम एंड सिमुलेशन। हम लोगों ने येन बॉल्डुराल्ड का नाम पढ़ा था जब हम लोगों ने कल्चरल स्टडीज़ पढ़ा, हम लोगों ने वहाँ पे सिमुलेशन एंड सिमुलेक्रम को इन डिटेल भी डिस्कस किया था। तो ये जो येन सॉरी इट्स बॉर्डरियोल्ड, ठीक है, तो जो येन बॉर्डरियोल्ड था, इसने हम लोगों को सिमुलेशन, सिमुलेक्रम और का कॉन्सेप्ट दिया था। सिमुलेक्रम होता है कॉपी और इमेज ऑफ समथिंग, किस चीज़ की कॉपी या किस चीज़ का इमेज। और सिमुलेक्रम होता है समथिंग दैट रिप्लेसेस रियलिटी विद इट्स रिप्रेजेंटेशन। इसको ऑलरेडी मैंने इन डिटेल सेपरेट लेक्चर में कवर किया हुआ है। अगर आपको उसका लेक्चर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके सिमुलेक्रम को एंड सिमुलेशन को इन डिटेल अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसके थ्रू। फिर है हमारे पास रिजोम। रिजोम बेसिकली तो एक प्लांट होता है, एक ऐसा प्लांट जिसकी रूट्स जो हैं वो कोई भी फिक्स प्लेस पे नहीं होती, जहाँ चाहे वो उग जाता होता है। किसी भी पॉइंट पे वो किसी भी जगह पे उग जाता है, ठीक है, कोई भी फिक्स्ड ऑर्डर नहीं होता, कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं होती उसकी। तो हमारे पास दो फ्रेंच थिंकर्स थे, एक डिल्यूज और दूसरा फेलिक्स गॉथरी।
ये दोनों ने मिल के काम किया है रिजोम के ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। और इन्होंने कहा कि जो रिजोम है बेसिकली वो एक बेस्ट और एक बेटर मेटाफर है फॉर थॉट एंड डिस्कोर्स का। ठीक है, मतलब डिस्कोर्स और थॉट भी रिजोम की तरह की होती है, जिनका जो ओरिजिन है वो, जिनके जो रूट्स हैं वो जहाँ चाहे निकल पड़ते हैं, जहाँ चाहे टेंगल्ड हो जाते हैं, जिसके साथ चाहे मिल जाते हैं, जहाँ पे कोई प्रॉपर एंट्री और प्रॉपर स्केप नहीं होता। और थॉट एंड डिस्कोर्स मैंने बताया कि इनके अकॉर्डिंग रिजोम की तरह के हैं, क्योंकि ये हमेशा न्यू कनेक्शंस और न्यू ऑफशूट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश करते रहते हैं। क्लियर। फिर है मेटाफिजिक्स ऑफ एब्सेंस, यानी किताब पे जो मौजूद है आप उसका मीनिंग एज इट इज़ नहीं ले सकते। क्यों? मीनिंग इज चेंजेस बिकॉज व्हाट इज एब्सेंट, क्योंकि मीनिंग जो है वो चेंज होता रहता है। मतलब व्हाट इज एब्सेंट, जो भी एब्सेंट है यू हैव टू ब्रिंग दैट आउट, आपको उसको बाहर लेके आना है। किस तरह से? बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डीकंस्ट्रक्शन। तो मतलब मीनिंग फाइनल नहीं है, और डीकंस्ट्रक्शन क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट एंड मीनिंग। ठीक है, किसका यूज करते हुए? लैंग्वेज का यूज करते हुए। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो एब्सेंट है उसका मीनिंग फाइंड आउट करो बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डीकंस्ट्रक्शन, क्योंकि मीनिंग इज एवर चेंजिंग, हमेशा चेंज ही होता रहता है। मीनिंग इज नॉट फिक्स्ड, देयर इज नो फिक्सिटी। फिर एक और टर्म है जो कि है अपोरिया। अपोरिया का मतलब क्या होता है? पजल या डाउट होना, कि समटाइम हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि हम लोग को समझ नहीं आ रहा होता कि इस सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना है, हम बहुत डाउटेड फील कर रहे होते हैं, उस सिचुएशन को हम लोग अपोरिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि डाउट वाली सिचुएशन, कि ऐसा आर्ग्यूमेंट जो कि दोनों साइड पे डेवलप हो जाता है। जैसे कि हैमलेट की एक कोटेशन हमने पढ़ी थी, टू बी और नॉट टू बी, करूं या ना करूं। ये सिचुएशन क्या है? ये सिचुएशन अपोरिया की सिचुएशन कहलाती है। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट जैक डेरिडा ने ही दिया था। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। आई होप का आपको ये कॉन्सेप्ट्स तो समझ आ चुके होंगे। अब हम फर्दर हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट के ओरिजिन की। कहानी शुरू होती है अक्टूबर 1966 से। अक्टूबर 1966 को कुछ डिफरेंट क्रिटिक, कुछ डिफरेंट थिंकर्स इकट्ठे हुए एक प्लेस पे। अब वो प्लेस कौन सी थी? जॉन हॉपकिंस ह्यूमैनिटीज सेंटर, ये प्लेस का नाम था। अब सब सारे के सारे जितने भी क्रिटिक्स थे, इम्पोर्टेंट थिंकर्स थे, वो यहाँ पे इकट्ठे हो गए। और यहाँ पे इनकी एक सिंपोजियम थी, मतलब एक कॉन्फ्रेंस थी। और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्होंने एक पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन शुरू कर दी। वो टॉपिक क्या था वो तो बात की बात, लेकिन उस सिंपोजियम का नेम क्या था? द लैंग्वेजेस ऑफ क्रिटिसिज्म एंड द साइंसेस ऑफ मैन। ठीक है, स्क्रीन पे आपको नेम नज़र आ रहा होगा। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी बायलिंगुअल सिंपोजियम थी। और यहाँ पे जो लोग इकट्ठे थे, जो स्कॉलर्स इकट्ठे थे, कुछ एंथ्रोपोलॉजी की फील्ड से थे, कुछ क्लासिक्स की थे, कुछ लिटरेचर से थे, कुछ हिस्ट्री से थे, कुछ लिंग्विस्टिक्स से थे, कुछ सिमियोलॉजी, कुछ सोशियोलॉजी, कुछ फिलोसफी, कुछ साइको एनालिसिस, सो ऑन। और इन सब का जो हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन था वो था स्ट्रक्चरलिज्म। हर कोई स्ट्रक्चरलिज्म की बातें कर रहा था कि इसका मतलब क्या है, ये कहाँ जा रहा है, और कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस के लिए। ठीक है, तो ये प्लेस थी 1966 जहाँ से ये कहानी शुरू हो रही है, जहाँ पे इन्होंने पहले स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में बात की। तो याद है आपको स्ट्रक्चरलिज्म क्या था? अगर नहीं याद तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस थ्योरी को लाजमी सुनिएगा। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। फर्डिनेंड डी सोशर था, उसने कुछ लेक्चर्स दिए थे अपने स्टूडेंट्स को अपने लाइफ टाइम में, जो कि लिंग्विस्टिक्स बेस्ड थे, स्ट्रक्चरलिज्म बेस्ड लेक्चर्स थे। उन लेक्चर्स को फर्डिनेंड डी सोशर की डेथ के बाद उनके स्टूडेंट्स ने मिलकर कंपाइल किया, और कंपाइल करके उसको एक बुक की फॉर्म में पब्लिश करवाया, जिस बुक का नाम कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स रखा गया। और इन कॉन्सेप्ट्स की बेस पे बहुत से रेवोल्यूशन आया। लोगों ने टेक्स्ट की स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। लोगों ने बात की साइन की, सिग्निफायर की, सिग्निफाइड की। लोगों ने बात करना शुरू कर दी साइक्रोनिक एंड डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स के रेफर से, सिमियोलॉजी के रेफरेंस से बातें करना शुरू कर दी, बाइनरी ओपोजिशन के कॉन्टेक्स्ट में बातें करना शुरू कर दी। ठीक है, टेक्स्ट को बाइनरी ओपोजिशन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाया गया। ये सारा कुछ हुआ, हमने पढ़ा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर। तो इन सब बातों को सोचते हुए और देखते हुए हमारे पास जो रिस्पेक्टिव सिम्पोजियम हो रही थी, मतलब जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसका नाम था द लैंग्वेजेस ऑफ क्रिटिसिज्म एंड साइंसेस ऑफ मैन, यहाँ पे एक फिलोसफर उठा जिसका नाम डेरिडा था, जैक डेरिडा। अब डेरिडा ने यहाँ पे अपना एक पेपर प्रेजेंट किया,
उस पेपर का नाम था स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन साइंसेस, जो कि निगेट कर रहा था आइडियाज ऑफ फर्डिनेंड डी सोशोर। इस पेपर की प्रेजेंटेशन से जो कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चरलिज्म का चल रहा था पहले से, वो फिर फर्दर प्रोसीड नहीं किया। यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेंज हो गया और यहाँ से फिर एक नई मूवमेंट स्टार्ट हुई। वो मूवमेंट थी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की। अच्छा, मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन माइंड में आ गया, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। वो है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म विद हाइफन एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म विदाउट हाइफन। तो जैसे कि मैंने अभी नाम लिया कि एक मूवमेंट शुरू हो गई और वो मूवमेंट पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की मूवमेंट कहलाती है, तो वो कौन से वाला है? विद हाइफन। जब भी हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म विद हाइफन लिखते हैं तो इट मीन्स हम लोग मूवमेंट की बात कर रहे हैं, एक लिटरेरी मूवमेंट की, एक पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक रिस्पॉन्स टू स्ट्रक्चरलिज्म की बात करें कि एक पूरी मूवमेंट शुरू हुई थी जो कि रिस्पॉन्स था स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म विदाउट हाइफन की, तो इट मीन्स हम फीचर एंड ट्रेट्स की बात कर रहे हैं। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के फीचर्स एंड ट्रेट्स जो कि आज भी मौजूद हैं। क्लियर? तो ये होता है डिफरेंस। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म विद हाइफन एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म विदाउट हाइफन। तो विद हाइफन हमें पता लग गया कि एक लिटरेरी मूवमेंट है, एक पूरा पीरियड है विच इज रिस्पॉन्स टू स्ट्रक्चरलिज्म। और विदाउट हाइफन हम लोग को क्लियर हो गया कि ये फीचर्स एंड ट्रेट्स ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात की जा रही है, यानी कि एक थ्योरी की बात की जा रही है जो कि आज भी मौजूद है। और हुआ क्या था जी, हमारे पास फिर एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की। किसके अगेंस्ट? स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट। किसके आने से? डेरिडा के आने से। कौन से वाला? सेकंड वाला, हाइफन वाला शुरू हुआ था। और इस मूवमेंट में डेरिडा के नाम अलावा जो इम्पोर्टेंट नेम थे, एक तो रोनाल्ड बार्ट्स का था, दूसरा मिशेल फोको का था, तीसरा हमारे पास लैकन का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैक लैकन। अब लैकन के अलावा हमारे पास इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट नेम है वो है होमी के भाभा का भी। होमी के भाभा के साथ साथ हमारे पास इसमें गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक का भी नाम इम्पॉर्टेंट है। और स्पिवक के साथ साथ हमारे पास जो नेम इसमें इम्पॉर्टेंट आता है वो जूडिथ बटलर का भी है, ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर थे इन द फील्ड ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म डीकंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें लिटरेचर का क्या रोल है, तो लिटरेचर का कोई इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट का रोल इम्पॉर्टेंट है। टेक्स्ट मैटर करती है, टेक्स्ट को रीड करके डीकंस्ट्रक्ट करना है, टेक्स्ट से मीनिंग एक्सट्रैक्ट करने हैं। और मीनिंग जो है वो एवर चेंजिंग होते हैं, मीनिंग फिक्स्ड ही नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी सच रियलिटी फिक्स्ड नहीं है, कुछ फिक्स्ड ही नहीं है। जो व्हाट इज टुडे कैन बी फॉल्स टुमारो, ठीक है, कुछ फिक्स्ड है ही नहीं, तो फिर मीनिंग कैसे फिक्स्ड होंगे? मीनिंग भी चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए टेक्स्ट जो है वो प्राइमरी कंसर्न है। ऑथर वो है जिसने टेक्स्ट को प्रोड्यूस करना है, ठीक है, और इसके अलावा कोई इसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। और रीडर क्या है? रीडर एक इम्पॉर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि रीडर ने टेक्स्ट को रीड करके उससे मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना है, टेक्स्ट को डीकंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, ये है। तो अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं जिस स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में, उसको कंपेयर करते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के साथ। स्ट्रक्चरलिज्म हम लोगों ने पढ़ा कि रिलेशनशिप जो है इसके अंदर कल्चरली कंस्ट्रक्टेड होता है, इसमें मीनिंग जो है वो एब्सोल्यूट होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि मीनिंग जो है वो फिक्स्ड होते हैं, और क्योंकि मीनिंग फिक्स्ड है तो एवरीथिंग इज फिक्स्ड, सब कुछ फिक्स्ड है। स्ट्रक्चर इसके अंदर एम्फसाइज किया जाता है, और स्ट्रक्चर जो है वो लैंग्वेज को फॉलो किया जाता है, करता है। इसके अंदर बाइनरी ऑपोजिशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बाइनरी ऑपोजिशन क्या होते हैं? कहते हैं कि हम लोग लैंग्वेज को और मीनिंग्स को बाइनरी ऑपोजिशन के थ्रू लर्न कर सकते हैं। और बाइनरी ऑपोजिशन क्या है? कि हमारे पास दो पोलर ऑपोजिट होते हैं, मतलब एक तरफ मेल है तो दूसरी तरफ फीमेल है, ठीक है। अगर हमारे पास ब्लैक है तो उसका ऑपोजिट क्या है? वाइट है। अगर हमारे पास डे है तो दूसरा उसका ऑपोजिट क्या है? नाइट है। तो स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं हम लोग बाइनरी ऑपोजिशन के थ्रू जो है वो मीनिंग्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मीनिंग्स को लर्न कर सकते हैं। बाइनरी ऑपोजिशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मीनिंग को सीखने के लिए, ये कहता था स्ट्रक्चरलिज्म। लेकिन हमने पढ़ा कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या कहता है? वो तो कहता है कि मीनिंग तो फिक्स्ड ही नहीं होते,
देयर इज नो एब्सोल्यूट मीनिंग, स्ट्रक्चर इज नॉट कांस्टेंट, स्ट्रक्चर भी बदलता रहता है, मीनिंग भी बदलते रहते हैं, ठीक है। नथिंग इज फिक्स्ड, हमने वहाँ पे डिफरेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि नॉट अलाइक, ठीक है, कुछ भी चीज़ सेम नहीं होती। देयर इज नो फिक्सिटी, देयर इज एवरीथिंग इज चेंज्ड, ठीक है। स्ट्रक्चर नहीं कांस्टेंट है, स्ट्रक्चर भी चेंज होता रहता है। जो रिलेशनशिप है वो कल्चरली कंस्ट्रक्टेड नहीं होता, मीनिंग जो है एब्सोल्यूट नहीं होते, कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है। वहाँ पे कहा था फिक्सिटी है, वहाँ पे कहाँ पे स्ट्रक्चरलिज्म में कहा गया कि फिक्सिटी है, सब कुछ फिक्स्ड है। क्यों? क्योंकि साइन सिग्निफायर और सिग्निफाइड फिक्स्ड है, जो सिग्निफायर होगा वही सिग्निफाइड होगा, जो हम लोग मीनिंग देखते हैं वही मीनिंग कल भी रहेगा परसों भी रहेगा, वहाँ पे कहा गया था। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में कहा गया देयर इज नो फिक्सिटी, व्हाट इज ट्रू टुडे कैन बी फॉल्स टुमारो, नथिंग इज फिक्स्ड, ठीक है। सो देयर इज नॉट अ फिक्स्ड रिलेशनशिप बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, ठीक है। कॉन्सेप्ट के अंदर को मतलब यहाँ पे सिग्निफायर और सिग्निफायर का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता ही नहीं है। वहाँ पे हमने देखा स्पीच जो है वो सुपीरियर थी राइटिंग से, लेकिन यहाँ पे स्पीच और राइटिंग दोनों ही कम्प्लीमेंट्री हैं, लेकिन राइटिंग वो सुपीरियर है स्पीच से। ये कुछ तो पढ़ा था हम लोगों ने। और अगर आपको डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आ गया तो आप एज इट इज़ इसको लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये जो लास्ट लाइन शो नहीं हो रही, यहाँ पे लिखा हुआ है, लास्ट पॉइंट है, स्पीच इज सुपीरियर देन राइटिंग, स्ट्रक्चरलिज्म का कहना है। जबकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं कि स्पीच एंड राइटिंग बोथ आर कम्प्लीमेंट्री, राइटिंग इज सुपीरियर देन स्पीच। ये इनका वो था, कंट्रास्ट था, स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो गया होगा। अब हम बात करते हैं जी इम्पोर्टेंट वर्क्स की। स्क्रीन पे देख लें, हमारे पास इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। डेरिडा का स्ट्रक्चर साइंस एंड प्ले इन डिस्कोर्स ऑफ द ह्यूमन साइंसेस, आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज के अंदर, तो इनके नेम्स देख लें। लेकिन का इक्रिट्स, डेरिडा का ग्रामेटोलॉजी, राइटिंग एंड डिफरेंस एंड स्पीच एंड फिनोमेना एंड अदर एसेज, रोनाल्ड बार्थ्स का द डेथ ऑफ द ऑथर, इनकी जो डेट है वो भी देख लीजिएगा। रोनाल्ड बार्थ्स का एन एसे, जैक डेरिडा का मार्जिन्स ऑफ फिलोसफी, डिसेमिनेशन एंड पोजीशन। नेक्स्ट है जी हमारे पास मिशेल फोको का डिसिप्लिन एंड पनिश, द बर्थ ऑफ द प्रिजन। फिर डिल्यूज और गॉटरी का हमारे पास 1000 प्लेटियस, कैपिटलिज्म एंड शिज़ोफ्रेनिया। येन बॉर्डिलॉट का हमारे पास सिमुलेक्रा एंड सिमुलेशन। और पॉल डिमेंस का हमारे पास एलिगरीज ऑफ रीडिंग, फिगरल लैंग्वेज इन रूसो, रिल्क, नीत्शे एंड प्रोस्ट। होमी भाभा का द कमिटमेंट टू थ्योरी। और जूडिथ बटलर का हमारे पास जेंडर ट्रबल, फेमिनिज्म एंड द सबवर्जन ऑफ आइडेंटिटी। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स थे। तो आई होप कि आपको अब पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। ये जो थ्योरी है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और डीकंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। हमने पढ़ा इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स को, इसके ओरिजिन को, कि शुरू कैसे हुई थी ये, स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है, इनके दरमियान का डिफरेंस हम लोगों ने देख लिया, और जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर थे उनके नेम्स, एंड इसके अलावा उनका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट वर्क्स था वो भी हम सारा कुछ कवर कर चुके हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करेगा, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस, टेक केयर।